चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चल रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए नंबर सिस्टम का में हम लोग क्या करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी देखते हैं। पहले इसमें थोड़ा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि टॉपिक में क्या क्या कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो टॉपिक बाय टॉपिक पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन तब कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, संख्या पद्धति संख्या कहते किसे हैं। देखिए क्या कह रहा है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम क्या कर रहा है, अंकों के लिखने और मान नामकरण की एक प्रणाली होती है। देखो, अंकों का लिखना और एक नामकरण की क्या होती है, प्रणाली होती है कि हम अंकों को कैसे लिखें, कैसे क्या करें। तो देखिए, संख्या पर आपका मेन टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन जो परसेंटेज था उसको पढ़ाना जरूरी था, इसलिए मैंने उसको पहले उठाया। तो देखिए फिर कह रहा है कि गणित में हम मुख्य रूप से दशमलव प्रणाली, अगर पूछेगा कि गणित में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका, दशमलव प्रणाली करते हैं प्रयोग। किसका पढ़ते हैं, देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए हमको मेन क्या करना है कि हमको क्वेश्चन कहां से बनते हैं, हमें उसको देखना है। ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी टॉपिक से हम देखते चलेंगे क्वेश्चन कहां से बनते हैं। पूछ लेगा कि गणित में मुख्य रूप से दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि गणित में कौन सी प्रणाली का स्टार्ट होता है, किस क्या बताएंगे हम लोग, दशमलव प्रणाली, क्योंकि इसमें 10 अंक आते हैं। क्या कौन सा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। ठीक है ना, कितना है, 10 है। ठीक है ना। तो देखिए लिखा भी है 0 से 9 तक, यानी पूरी 10 अंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, 10 अंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा कि गणित में किसका प्रयोग करते हैं, दशमलव प्रणाली का, तो उसमें कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, और कितने से कितने तक, 0 से 9 तक होते हैं। पहला टॉपिक देखिए, संख्याओं को उनके गुणों के आधार पे, मतलब गुण मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुणों के आधार पे अलग अलग समूहों में बांटा गया है। किस समूह में, अलग अलग समूहों में बांटा गया है। देखिए पहला वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, जैसे एक मैंने लाइन खींचा, ठीक है, लाइन खींचे, उस पर जैसे मैं लिख दिया 0 1 1 2 3 1 पॉइंट, यहाँ पे 1.1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.2 भी लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे 2.2 भी लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा ना, 1.2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर कह रहा है कि हम जिन्हें रेखा, मतलब कि संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं, मतलब एक अगर लाइन खींचे तो उसको हम, अगर जिसको हम दर्शा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं लाइन पर, तो क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। रियल नंबर किसे कहते हैं, कि जिसे हम चाहे दशमलव प्रणाली हो चाहे बटे में, देखिए बटे का मतलब भी होता है दशमलव में, जैसे हम लिख दूं 1/2, क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये क्या है, हम इस लाइन को कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं इस लाइन पे। ठीक है, इस रेखा पर हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं हम लोग, काल्पनिक संख्याएं, जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर ऋणात्मक होता है, जिसे जैसे हम कहते हैं -2, इसे कहीं भी नहीं निकाल भी नहीं पाएंगे इसकी वैल्यू। ठीक है ना। तो -2 ये क्या है, -2, जिसे हम लोग आयोटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आयोटा से दर्शाते हैं। ठीक है, या काल्पनिक, जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कल्पना बस कर सकते हैं, जैसे काश मेरे पास एक महल होता। ठीक है ना, काश मेरे पास एक महल होता, हम लोग कल्पना कर रहे हैं, या कुछ कहते हैं कि समुद्र में हम उड़ सकते, ये कल्पना है। काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जिसे हम लोग कर नहीं सकते, बस क्या हो सकता है, सोच सकते हैं। तो मैंने -2 लिख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नहीं निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी
काल्पनिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। समझ में आया? चलिए आगे का देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसे हम 1 से मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 मतलब 5 6 7 कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। इसका अनंत को इंडिकेट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे? ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये अनंत का सिंबल है। ठीक है ना? तो हम 1 से इनफाइनाइट अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है ना? वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है ना? दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या है। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शा सकते हैं? ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है, अगर हम उसमें 0 आगे लगा दें, 0 1 2 3, ठीक है, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए लिखा भी है 0 से इनफाइनाइट तक हम ले जाते हैं तो क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, वो 0 होती है, सॉरी, क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? एग्जाम में पूछा गया है, आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। ठीक है ना? आप लोग पेपर मॉडल उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे छोटे छोटे। पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक क्या होती है? यह माइनस में भी चलती है। देखिए अगर हम 0 को बीच में रखें, -1 -2 -3 डाटा माइनस इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 डाटा इनफाइनाइट। ये प्लस इनफाइनाइट में होता है और ये माइनस इनफाइनाइट में होता है। ठीक है ना? तो देखिएगा कि अगर पूछेगा कि माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना, कह दिया कि सबसे बड़ी माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो -1 क्या हो जाएगा? -1 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। सबसे बड़ी है। क्या है ये? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। ठीक है ना? और सबसे छोटी कौन सा होता है? माइनस इनफाइनाइट में जाते हैं, ऋणात्मक में। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? सब धनात्मक में, धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक संख्या सबसे छोटी, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। 0 न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 होती है। ठीक है ना? इतना आप लोगों को समझ में आया? अब दूसरा नंबर देखते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है ना? जो 2 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग लास्ट में देखिए, अगर 2 से हमें पता करना है कि कौन सा सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है, तो हम देखेंगे यहां पे। जैसे मैं लिख दिया 8 7 6 0 2 3 5 4, मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दिया। अब आप बताओ सबसे छोटी संख्या वो क्या कहते हैं, सम संख्या है कि नहीं है? तो कैसे पता चला कि लास्ट में या फिर 0 आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए फिर 8 आ जाए? मतलब यही संख्या बार बार रिपीट होगी। 10 आएगा तो लास्ट में 0 आएगी, 12 आएगा तो 12 2 आएगी, 14 आएगा तो 2 आएगी। यही बार बार अगर रिपीट हो रही है संख्याएं तो आपका सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। देखिए मैं इतने को नहीं देखा, इतनी संख्याओं को नहीं देखा, लेकिन लास्ट वाला अंतिम इकाई अंक, देखो हमेशा इकाई अंक इधर से लेते हैं, तो इकाई अंक देखेंगे क्या है 0 to 4, अगर इसमें से कोई एक संख्या नंबर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए
विषम संख्या क्या होती है, क्या होती है विषम संख्या, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे, जो 0 0 2 4 6 8, अगर ये आपको ना दिखाई दे, अगर यह नहीं दिखाई दे, ठीक है ना, या नहीं दिखाई दे, तो आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 8 4 6 3, देखिए इनमें से कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई मिल रही संख्या नहीं मिल रही है, क्या हो जाएगी, यहां पे देखिए 3 मिल रहा है ना, कि 2 मिल रहा है या 4 नहीं मिल रहा है, क्या हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, यह विषम संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विषम संख्या। लास्ट में क्या हो जाए, 1 3 5 7, अगर ये ऐसे नंबर मिलते हैं आपको, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हम 2n+1 से लिख सकते हैं, 2n+1 से कैसे, आपने बता दिया 2n+1, तो कैसे पुट करेंगे, देखिए अगर हम देखिए 1 को रखें, ठीक है ना, 2 × 1 यानी की जगह 1 रखें +1, क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है, आपका विषम संख्या है। यहाँ पे देखो 0 रखें, 0 + 1 कितना आ जाएगा, 0 में किसी संख्या में 0 हो जाएगा 1, 1 भी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। अगर इस पे मैं पुट करूं, जैसे सम संख्या के लिए क्या करते हैं, सम संख्या के लिए 2n लेते हैं, सम संख्या के लिए 2n लेते हैं, और विषम संख्या के लिए 2n+1 लेते हैं, समझ में आया, विषम संख्या के लिए 2n+1 लेते हैं, और सम संख्या के लिए 2n लेते हैं। अगली संख्या भाज्य संख्या, इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। विषम संख्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, देखिए जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अब पूछोगे कैसे, देखिए देखते हैं हम लोग, जैसे मैं यहां पे लिखा है 4 6 8 9 10, देखिए मैंने 4 को ले लिया, 6 से ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, ठीक है, इतने से ही पता कर लेंगे हम लोग। देखिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 4 से कटेगा। मतलब क्या हो सकता है, देखिए इसके और भी मैं ऐसे बोल दूं कि जो एक और स्वयं के अलावा, ध्यान दीजिएगा, जो एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाए तो वह संख्या भाज्य होती है, यानी कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, जो एक और स्वयं, जैसे देखिए एक और स्वयं मतलब 4, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी तो कट रही है, किससे कट रही है, 2 से भी तो कट रही है ना। जब 2 से कट रही, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी अगर कट जा रही है, मतलब कोई अदर संख्या से भी कट रही है, तो क्या है, आपका भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे मैंने 6 को ले लूं, तो 1 से तो कटेगा कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6, देखो एक और स्वयं के अलावा 2 नंबर से और भी कट रहा है, 6 किससे किससे कट रहा है, 2 और 3 से कट रहा है, किससे किससे कट रहा है, 2 और 3 से कट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया, मैंने क्या बताया, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए तो वह क्या होती है, आपका भाज्य संख्या होती है। जैसे 9 को भी चेक कर लीजिए आप, जैसे 8 को चेक कर लो, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, एक और स्वयं के अलावा 2 नंबर से और कटी, ये क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने अभी बताया कि भाज्य संख्या वह होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटता है, लेकिन अभाज्य इसी का उल्टा हो जाता है। जैसे सम का उल्टा विषम होता है, विषम का उल्टा सम होता है, ऐसे सम का भाज्य का उल्टा विभाज्य। जैसे एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे तो क्या होता है, आपका भाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपका मैं ले लू 3 ले लिया,
ठीक है, एक और स्वयं 3 से अलावा एक और स्वयं के अलावा कोई किसी से नहीं कटा, 11 का ले लो, एक और 11 के अलावा किसी से भी नहीं कट रहा है, 13 को भी ले लीजिए, एक और स्वयं 13 से कट रहा है, तो क्या है आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या। अच्छा बताइए, क्या विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? बताइए, क्या विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? विषम संख्या ले लो, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है, 21। मैंने विषम संख्या लिए हैं। और देखिए इसमें कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, ठीक है ना, इतना क्या है। हाँ, हमेशा विषम संख्याएं भाज्य संख्या जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या विषम संख्याएं जरूर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अभाज्य संख्याएं क्या विषम संख्याएं होती हैं? हाँ होती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए क्या विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं, जरूरी नहीं है। क्यों कि 21 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। ये समझ में आया आपको? टॉपिक अच्छे से आ गया। जैसे मैं किसकी बात करूं, 9 की बात कर लूं, 9 एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों अभाज्य संख्या नहीं है? एक और स्वयं के अलावा एक किससे किससे करते हैं, देखिए एक से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से, मतलब एक और स्वयं के अलावा 3 से भी कट जा रहा है। ये क्या है आपका भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया आपको? देखिए अब पूछेगा कि करण एक न तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या। अगर पूछेगा एक 1 एक बताइए भाज्य कि अभाज्य है, तो कहो क्या कहो बताओगे आप? एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्या करोगे? एक ना ही भाज्य और न ही अभाज्य। अगर पूछेगा सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। क्या है? 2 है। 2 एक सम संख्या है जो कि है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत इतने में? चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होता है बताइए? परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताइए? जिसे क्या किसमें लिखते हैं? जिसे P अपान Q के रूप में, जिसे P अपान Q के रूप में लिखते हैं। और Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी कि 0 हो जाएगी। आप बताओगे, इसको कमेंट के माध्यम से करोगे कि अगर किसी संख्या मान लो 5 में अगर हम 0 की भाग दें तो संख्या क्या आएगी? आप बताओगे इनफाइनाइट आएगी कि 0 आएगी? इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दोगे। ठीक, चलिए जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिखते हैं, लिखा जा सकता है यहां पे Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0 होता है तो क्या हो जाता है? आपका परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे 2/3 यहां पे देखिए -5/7 4। क्यों कि 4/1 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 1.5/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका? क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं कि जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं किसी संख्या को भाग दूं तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट तक चला जाए तो क्या हो जाता है? आपका परिमेय संख्या नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे मैं किसी संख्या में भाग दूं इनफाइनाइट तक चला जाए, देखिए ये समझ में आया आपको? जैसे अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है? देखिए पाई यहां पे होना चाहिए, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है
जबकि 22/7 का ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया। पाई एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि पाई परिमेय संख्या है कि नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है आपका, 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसको याद रखिएगा। देखिए मैंने नोट के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते चल रहे हैं टॉपिक में, फिर उसके बाद क्वेश्चन के माध्यम से इसको जरूर करा देंगे। एक बार क्वेश्चन करा देंगे तो उसमें भी इसको एड करके करा देंगे, तो आपका और एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए संक्रियाएं, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे मैं किसी को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, माइनस करूं तो क्या आता है, प्लस करूं तो क्या होता है। ठीक है, ऐसी संक्रिया होती है। जैसे एक अपरिमेय संख्या को हम प्लस करें मान लीजिए, या फिर माइनस करें। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, प्लस करें या फिर माइनस करें। अगर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या अगर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या ही निकलेगी। ठीक है ना। अगर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से क्या कर दे, गुणा या भाग कर दें, भाग या गुणा कर दें, जो भी करना हो, तो हमेशा अपरिमेय संख्या निकलती है। लेकिन एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या निकलती है। ठीक है ना। अब परिमेय संख्या से अगला अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है ना। एक गुणा का चिन्ह है, इसको अच्छे से बना देते हैं, आपका गुणा गुणित, यहां पे गुणित लगा दो। एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो परिमेय या अपरिमेय दोनों में से किसी एक की प्राप्ति हो सकती है। इतना आप लोगों को समझ में आया। परिमेय संख्या एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से ये टॉपिक को आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आप लोग बताइए थोड़ा सा। देखिए नियम नंबर 2, नियम नंबर 1, देखिए 1 2 3, जो 2 का नियम है, 2 का नियम में मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। जैसे 8 7 6 5 4, या फिर ले लो 9 3 2 0, या फिर ले लो 8 6 3 4 8। ठीक है, या फिर ले लो 6 4 9 3 2, 9 through 6। देखिए इसमें कितना आ गया, लास्ट में इकाई का अंक देखना है हमको। क्या देखना है, इकाई का अंक, लिखा है इकाई का अंक हमको देखना है। ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट से पीछे से हमेशा स्टार्ट करते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है ना, 1 10 100 1000 10,000। ठीक है ना, दोनों में आप लोग सीखते चलिएगा कहाँ कैसे काम में आ जाए। कुछ लोग हिंदी मीडियम, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम की भी तैयारी करते हैं, तो आप लोगों कमेंट करेंगे तो हम हर माध्यम में आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम दोनों में सिखाएंगे। ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं कहीं देखिए लैंग्वेज हमेशा हिंदी में दिया होता है, लेकिन अगर उसका प्रेफरेंस देखें, अगर हिंदी इंग्लिश में गलत होता है, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में अगर कोई गलत होता है तो हमेशा इंग्लिश को मेन माना जाता है। ठीक है, आप नोट में पढ़े भी होंगे, कोई भी एग्जाम कंपटीशन का देते हैं तो यह चीज ऊपर ही लिखा रहता है कि अगर दोनों में दिक्कत है तो हमेशा इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग एग्जाम में देखा करिए कि ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान दिया करिए। तो लास्ट में अगर इकाई के अंक में 4 आ जाए या फिर 0 आ जाए, देखिए 0 आ गया है ना, 0 आ गया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 6 आया, तो ये सभी क्या है, आपका 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य। जैसे अगला देखिए 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट, मतलब इकाई और दहाई का अंक, लास्ट 2 डिजिट
2 डिजिट। इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी रहे वह 4 से विभाज्य है। ठीक है ना, जैसे हम लिख दें 8 4 6 3, मान लो मैंने इतना लिखा, तो मुझे कुछ भी नहीं देखना है इतनी बड़ी संख्या में, मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट के 2 अंक देखना है। मैंने दोनों उठाया, 4 से चेक कर लिया, 4 एक कम 4 8 कट गया, 4 दूना के 8 कट गया कि नहीं? तो यह संख्या पूरी क्या है? 4 से विभाजित है। या फिर लास्ट में डबल जीरो आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में डबल जीरो भी आ गया तो यह भी 4 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, यह भी 4 से विभाज्य। किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है। ठीक है ना, जैसे और भी मैं नंबर ले सकता हूं 6 8 4, ठीक है, 9 6 4, ठीक है ना। तो देखिए मैं कुछ भी आगे इधर मैं कुछ भी नहीं चेक करूंगा, मुझे चेक क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं, कितना? लास्ट के 2 अंक चेक कर लेना है, वह 4 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए यही चेक कर लिए, तो हमारा 4 से विभाज्य है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 से विभाज्य, 8 का नियम देखते हैं हम लोग। किसका? 8 का नियम देखते हैं कि देखिए हम लास्ट का एक अंक किसमें देखें? 2 वाले में देखें। 4 वाले में क्या देखें? लास्ट के 2 अंक देखें मैंने। तो 8 वाले में कितने देखेंगे? लास्ट के 3 अंक देखेंगे। अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे मैं लिख दिया, कुछ भी लिख दूं 6 8 9 2 7 8 4, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है ना, मैंने इतना लिखा। तो फिर चेक करते हैं हम, पूरी संख्या को तो चेक नहीं करना है, लास्ट के कितना अंक लेना है? लास्ट के 3 अंक लेने हैं। कितना लेना है? लास्ट के 3 अंक लेना है। हम चेक करेंगे लास्ट के 3, इसको भाग दे करके, किससे? 8 से भाग दे करके चेक करेंगे। अगर यह विभाजित हो गया तो सही है, नहीं अगर होगा तो यह 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए कैसे, 8 त्रिक 24, 4 8 पंचे 40, 4 रिमाइंडर बच गया, 4 रिमाइंडर बच जाएगा तो यह क्या है? 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो हम चेक कर सकते हैं कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है ना, हम चेक करेंगे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है। हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। मैंने फिर से सुनो आप लोग, लास्ट के अगर एक अंक लेना है तो चेक करेंगे, उसको चेक करके भाग देकर, मतलब यार 2 0 2 4 6 8 होता है, तो आपका कौन सा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। लास्ट के 2 अंक देखेंगे, अगर 4 से विभाज्य है तो आप पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। और लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए 3 का नियम। किसका देखेंगे? 3 का नियम देखेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है, सभी संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक अंक ले लूं 3 4 1 2 6, मैंने इतना अंक ले लिया। अब इसको क्या करेंगे? सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। देखिए कैसे, 3 + 4 + 1 + 2 + 6 कितना आ जाएगा? 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 6 16, 16। ठीक है, ये बताइए 16 क्या 3 से विभाज्य है? 3 25 15, एक बच गया ना, तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्या है? 3 से विभाज्य नहीं है। एक संख्या और ले लेते हैं 8 6, 8 6 4, ठीक है, इतना ही ले लो मान लो।
तो देखिए अब इसको चेक करते हैं हम लोग। 8 + 6 + 4 कितना हो गया? 8 6 14, 14 4 18, 18। इसको चेक करते हैं 3 से, 3 18, या पूरा पूरा किससे विभाजित हो गया? आपका 3 से। अगर यह 3 से पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब यह 3 से विभाजित है, ठीक है। या नहीं कटा था तो यह 3 से विभाजित नहीं है। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए देखते हैं हम लोग 6 का नियम। इसका देखते हैं 6 का नियम से पहले हम लोग 9 का नियम देख लेते हैं, फिर 6 का नियम को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए 9 का नियम क्या कह रहा है? 9 का नियम कहता है सेम टू सेम 3 का है, 3 जैसे है कि सभी संख्या को जोड़ करके, सभी संख्याओं को जोड़ करके हम 3 से विभाजित करते थे तो संख्या पूरी अगर कट जा रही है तो 3 से संख्या पूरा विभाजित है। अगर ऐसे ही हम लोग 9 से करेंगे, पूरी संख्या को जोड़ करके अगर वह संख्या पूरी 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने यह संख्या ले लिया, मैंने यह संख्या लिया, अब इसको चेक करेंगे, जोड़िए कितना आता है? 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 9 त्रिके 27। देखिए यह पूरी संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। जब यह संख्या पूरा 9 से विभाजित है तो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब यह पूरा संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। इतना समझ में आया आपको? चलिए 6 का देखते हैं। देखिए 6 को अगर हम तोड़े तो आपका क्या आता है? 2 और 3, 2 × 3 बराबर क्या होता है? 6 होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 2 से विभाजित करने के लिए क्या होता था कि जो संख्या 0 2 4 6 8 अगर अंतिम में आता है तो वह 2 से विभाजित है। फिर मैंने 3 के नियम में क्या बताया था? सभी संख्याओं का योग कर दूं, सभी संख्याओं का योग कर दूं, अगर वह संख्या 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित है। इसका मतलब यह 6 का नियम क्या कह रहा है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मैं ले लेता हूं ये संख्या, मैंने यह संख्या ले लिया, ठीक है ना। देखिए पहले 2 से चेक करें, लास्ट में क्या आया है? 4 आया है, तो इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि जो संख्या 0 सॉरी 0 2 4 6 8 अगर यह संख्या लास्ट में आता है तो 2 से विभाजित है। फिर मैंने 3 से चेक किया था, 6 + 8 + 4 बराबर कितना? 8 से 14 4 18, कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो वह संख्या किससे? 3 18, ठीक है। हम 3 से भाग दे लो, 3 18, संख्या पूरा कट जा रहा है तो क्या हो जाएगी? देखिए ये 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 से आपकी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, 5 का नियम देखते हैं और 11 का नियम देखते हैं, ठीक है। 5 देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए? इकाई का अंक क्या हो जाए? या फिर 0 या फिर 5 हो। तो आप पूरी संख्या, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूं, 8 5 2 3 0 9 6 3 5 4 5, तो ये क्या है? देखिए लास्ट में 0 आ गया या फिर लास्ट में 5 आता है। अगर लास्ट में 0 भी आता है तो यह संख्या पूरी 5 से विभाजित है, लास्ट में 5 भी आता है तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। इतना समझ में आया आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है कि देखिए मैं एक संख्या लिख रहा हूं,
मैंने यह संख्या लिख दिया। अब इसको बताना है कि यह 11 से विभाजित है, मतलब 11 11 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। हमको बताना है 11 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है। तो हम चेक करके कैसे बताएंगे, देखिए मैंने बोला कि सम स्थान देखेंगे और विषम स्थान देखेंगे। तो सम स्थान पे कौन कौन है, यह विषम स्थान पे है, यह सम स्थान पे है, ठीक है ना। तो पहले हम विषम स्थान को जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4 + 8 + 4, 4 8 16। इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 4 16, कितना हो जाएगा 16। दोनों का अंतर निकाल दें, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बताया अभी कि अंतर या फिर 0 हो या फिर आपका या फिर 11 का गुणज हो, या फिर 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 से विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए इन दोनों को मैंने माइनस किया। अंतर का मतलब होता है जो बड़ा हो उसी को छोटे वाले को आप माइनस कर दीजिए, जो बड़ा हो उसी को छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो यह संख्या पूरी 11 से विभाजित है। अगर बड़ी बड़ी संख्या आपको ऐसे मिलती हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। देखिए देखिए जैसे मुझे 12 और 36 और 45 का चेक करना हो तो क्या करते हैं, देखिए 12 और 36 और 45 को चेक करना हो तो क्या करते हैं, इसको तोड़ दो, 3 चौके 12, मैंने तोड़ दिया। इसको तोड़ दीजिए, किससे, 4 9 36, 9 5 45, मैंने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या कर रहा है, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी, 3 और 4 दोनों का नियम जो पालन करेगी और 12 के नियम का पालन जरूर करेगी। क्या करेगी, 12 के नियम का पालन जरूर करेगी। जो संख्या 3 का नियम और 4 का नियम पालन करेगा या करेगी, वह संख्या 12 के नियम का पालन जरूर करेगी। ऐसे देख लीजिए 36 में क्या है, जो संख्या 4 और 9 का पालन करेगी, जो नियम 4 और 9 दोनों का पालन करेगा, वह 36 के नियम का पालन जरूर करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो संख्या 45 के नियम का पालन करेगा, वह 9 और 5 दोनों के नियम का पालन करेगा, ठीक है ना। तो यह छोटे छोटे नियमों को जोड़कर एक बड़ा नियम बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी हम अगले क्लास में कुछ आपको थ्योरी बताएंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरी क्लास समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने छोटे भाई बहन को शेयर करिए जो इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, अग्निवीर, ठीक है। तो इन सब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर शेयर करिए, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।